कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एमसीक्यूज़ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको इससे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो मैंने प्रियम्बल पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में सॉल्व करते रहेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्वों पर? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना, क्योंकि जो हमको हमारे संविधान की पूरी थीम पता चलती है वो हमारी प्रस्तावना से पता चलती है। तो इसलिए इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया गया कि प्रस्तावना को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाया जा सके, ताकि हमारे संविधान की जो थीम है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। तो प्रियम्बल पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए एक एक लाइन से प्रस्तावना के क्वेश्चन बने हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पीसीएस, आईएएस, एसएससी, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इस ऑप्शन ए है, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो देखिए मैंने प्रस्तावना पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा राज्य जहाँ पे वहाँ का प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना हो के निर्वाचित हो। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा कि यहाँ का राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो जैसा कि आपको पता होगा राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी हुई है। प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य बताया गया है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर समानता दी गई है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो आप देखिए मैंने प्रस्तावना पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि कई बार क्या करता है, शब्दों के क्रम में भी हेरफेर कर देता है और आपसे पूछ देता है कि सही क्रम क्या है। तो आप ध्यान से ऑप्शन देखिए: गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र। यानी कि ये जो क्रम है वो सही है। देखिए किस तरह एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सेकुलर का अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है, कि आप जो भी धर्म चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, नंबर 2, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, या मूल प्रस्तावना में था। उत्तर दीजिए। तो देखिए, अब ध्यान से समझिए। पहली बात तो या 1976 में जोड़ा गया, सही है, ठीक है। या 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नहीं, गलत। या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सही। या मूल प्रस्तावना में था, नहीं था। तो यानी कि कौन कौन सा सेंटेंस हमारा सही है? फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 1 और 3, ठीक है ना। तो देखिए, संशोधन से भी क्वेश्चन बन गया। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते चलिए और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो देखिए, हम भारत के लोग जो हैं उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि भारतीय गणराज्य की जो प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है, ठीक है। फिर समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका क्या अर्थ होगा? सामाजिक न्याय। अगर आपने प्रस्तावना ढंग से पढ़ी होगी तो मैंने आपको समाजवाद का अर्थ क्लियर किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से? ये खैर प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो किससे? हम भारत के लोग से। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है ये भारत के लोगों में निहित है, यानी ये एकता का सूचक है। तो हम भारत के लोग जो हैं वो लौकिक सार्वभौमिकता को दिखाते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। अब देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या बोला गया है कि मूल भारतीय संविधान, यानी संशोधन के बाद की बात ये नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये तो संशोधन के बाद जोड़ा गया था, मूल संविधान में ये नहीं था, ठीक है। फिर इसमें भी धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, ये भी संशोधन से जोड़ा गया था, यानी कि ये भी मूल संविधान में नहीं था। फिर यहाँ पे समाजवादी दिए गए हैं, समाजवादी भी मूल संविधान में नहीं था, ये संशोधन के बाद जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान में जो था वो था प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका लिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रस्तावना, ठीक है। जो हमारे आदर्श बताए गए हैं वो प्रस्तावना में ही निहित है, यानी कि जो हम थीम समझते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमारे प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो अभी हमने देखा, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन नियम में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, कूटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। तो ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? 1976 में। फिर उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1976, यानी जो ऊपर ये शब्द हमारे दिए गए हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये कब जोड़ा गया? 1976 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो राजतंत्र अपने क्या है नहीं, वंशानुगत लोकतंत्र अपने क्या है नहीं,
फिर इसमें भी राजतंत्र है, यानी राजतंत्र अपने क्या है नहीं, यानी अपने क्या क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका आंसर क्या सही होगा, डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो देखिए राजतंत्र अपने क्या है नहीं, तो राजतंत्र वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाने हैं। लोकतंत्र अपने के यहाँ 3 तरह का है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में है। जनता जब चाहे तो सरकार को गिरा सकती है 5 सालों में और दूसरी सरकार बना सकती है, यानी जो शासन की इनडायरेक्टली जो सर्वोच्च सत्ता निहित है वो जनता में है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक प्रावधान दिया गया है भारत की अखंडता और एकता को लेकर, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है, बाध्यकारी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसे में इसका ऑप्शन क्या सही होगा, प्रस्तावना। ठीक है, फिर संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जो प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है वो बेसिकली नेहरू जी द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव को ही शामिल किया गया उसमें। ठीक है, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको बाद में बना के क्या शामिल कर दिया गया, प्रस्तावना। ठीक, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी हो तो ए, बी, सी जो ऑप्शन है वो तीनों प्रस्तावना में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कोई भी बात प्रस्तावना में नहीं की गई, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय का धर्म समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री होने का मतलब है कि यहाँ पे एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पे सभी धर्मों को क्या है, बराबर समानता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। और गणतंत्र ऐसे ही राज्य को कहते हैं जहाँ पे जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होके क्या हो, निर्वाचित हो। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष तांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये शब्द पहले प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को क्या घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगर आपने प्रस्तावना ढंग से पढ़ी होगी तो उसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, पहली लाइन में ये मेंशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो अभी मैंने बताया, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ का जो प्रमुख है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब कि भारत के गणतंत्र होने का क्या रीज़न है कि यहाँ का प्रमुख वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा लोक कल्याण। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या, अधिकतम कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। हमको सिर्फ कमजोर वर्गों पे ध्यान नहीं देना है, हमें सारे वर्गों का कल्याण करना है। तो इसलिए वेलफेयर स्टेट का अर्थ क्या होता है कि अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर का कल्याण कर सकें। ठीक है, कल्याणकारी राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या होगा कि वहाँ पे राज्याध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत ना होकर उसका चुनाव होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो देखिए ध्यान करिए, जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रस्तावना में जो डेट मेंशन है वो भी ध्यान रखनी है, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रस्तावना में कौन सी डेट है, 26 नवंबर 1949, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए, 26 नवंबर 1949। फिर भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तैयार आपका हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे तैयार होने की बात पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना के हिसाब से। सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949। फिर निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। फिर संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1976। निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखिए ये प्रस्तावना का एक पूरी प्रस्तावना आपको दे दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना में आपसे डेट पूछी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे आपको क्या भरना है, डेट। तो डेट क्या है प्रस्तावना में, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। फिर संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करता है। तो सामाजिक न्याय आपको मिलता है, राजनीतिक न्याय मिलता है, विचार की स्वतंत्रता मिलती है, पूजा की समानता नहीं मिलती है। ठीक है, तो प्रस्तावना के हिसाब से पूजा की समानता आपका नहीं है। 26 नवंबर 1949 को, अच्छा पूजा की समानता क्यों नहीं है, क्योंकि आप फ्री हैं, आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक समान पूजा पद्धति का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए पूजा की समानता इसमें ऑप्शन होगा सही। फिर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य अधोलिखित कूटों में सही है। तो देखिए समाजवादी आपका जोड़ा गया 1976 में, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 1976 में, अखंडता जोड़ा गया 1976 में, गणराज्य आपका शामिल था, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा,
इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3 वाले जो वर्ड हैं वो संविधान में नहीं थे, उनका संशोधन के बाद उन्हें जोड़ा गया है। फिर भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए? तो 42वें। रिपीटेड क्वेश्चन है, होपफुली आपने आसानी से कर लिया होगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, रिपीटेड, 26 जनवरी 1950। फिर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो राष्ट्रपति में नहीं है, न्यायालय में नहीं है, सरकार में नहीं है, किसमें है? भारत के लोग में। प्रस्तावना आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से, ठीक है। फिर सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फिर क्या क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, सही बात है। 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नहीं। या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सही। मूल प्रस्तावना में था तो नहीं था, यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन था हालांकि ये भी, ठीक है। तो ये आपके MCQs हो गए प्रस्तावना से रिलेटेड। तो अब आपने देखा होगा कि मैंने जितना आपको पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया। तो आपको मेन ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाते रहने हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग MCQs लेके आते रहेंगे आपके लिए, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।